इस हॉल में मुझे उत्साह की कमी लग रही है भाई। कैसे पूरी की जाए, मजा ही नहीं आ रहा। देश की इतनी ताकतवर महिलाएं इस हॉल में बैठी हो और आज सच में बड़ी खुशी का मेरे लिए अवसर है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम शक्ति संवाद में मुझे यहाँ आने का मौका दिया। मेरे लिए बहुत ही आदरणीय, जिन्हें मैं महिला आयोग की चेयरपर्सन के नाते तो जानती ही हूँ, परंतु जिन्होंने इस रेखा को भी एक कार्यकर्ता से लेकर के मुख्यमंत्री तक के सफ़र में आगे बढ़ने का मौका दिया और हमेशा बहन के नाते संबल दिया, ऐसी विजया राहटकर जी को मैं बहुत प्रणाम करती हूँ। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी जी यहाँ पर हैं, हमारी अतिरिक्त सचिव बी राधिका जी, सदस्य सचिव संदीप जैन जी और देश भर से अलग अलग राज्यों से यहाँ पधारी हमारी महिला आयोग की अध्यक्षाएं। कितना खुशी का मौका है कि जब देश के अलग अलग राज्यों से, एक तरफ मैं हमारी असम की महिला आयोग की अध्यक्ष देख रही हूँ, दूसरी तरफ यूपी की, पौंडुचेरी की और हर राज्य से, मतलब बिहार, तमिलनाडु, आप सभी लोग अलग अलग राज्यों को रिप्रेजेंट कर रही हैं और एक महिला सशक्तिकरण की धुरी बनकर के अपने राज्यों में बहुत ही महत्वपूर्ण काम का जिम्मा उठाए हुए आप सभी मेरी बहनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। भाई ताली बजाना तो अच्छे से बजाना, नहीं तो छोड़ देना। और थीम बहुत प्यारा है, शक्ति संवाद, क्योंकि आप सब शक्ति हैं और जब हम आपस में बातचीत करते हुए अपने लिए रास्ता तय करते हैं तो वो है संवाद। किस और लेके जाना है इस शक्ति को, ये सोचने की बात है। मैं जब प्रधानमंत्री जी के विज़न को ध्यान करती हूँ तो प्रधानमंत्री जी हमेशा भारत को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे एक सशक्त राष्ट्र के रूप में भारत को प्रस्तुत करते हैं। और जब उस सशक्त राष्ट्र की बात आती है, उस मजबूत राष्ट्र की बात आती है, तो देश की महिलाएं विशेष रूप से इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएं, इसका हमेशा प्रयास केंद्र सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का रहता है। और जब इस बार की जब 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पे हम परेड देख रहे थे तो सेनाओं को नेतृत्व देती हुई हमने वो बहनें देखी थी जिन्होंने हर मार्च में, हर प्रस्तुतिकरण में, हर सेना की टुकड़ी को रिप्रेजेंट करते हुए शानदार साहसिक प्रदर्शन वहाँ पे किए। हमने वो बहनें भी देखी जो बाइक पे खड़े होकर के, जिन्होंने सीआरपीएफ की टीम को रिप्रेजेंट किया और माननीय राष्ट्रपति जी को सैल्यूट किया। हमने वो साहसिक कर्तव्य भी देखे जो हमारी सेना में हमारी बहनों ने किए। हमने वो भी देखा जब ऑपरेशन सिंदूर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी ही देश की 2 बेटियां गई। हमने कल जब संसद भवन में देश की उस महिला को राष्ट्रपति के रूप में अभिभाषण देते हुए देखा जो कितने साधारण आदिवासी परिवार से जुड़ी है। यानी आदिवासी परिवार से लेकर के देश की राष्ट्रपति तक की ये जो महत्वपूर्ण यात्रा है, ये जो सफ़र है, ये भारत की हर नारी ने तय किया है, हर नारी ने तय किया है। मैं ये मानती हूँ कि हम सभी ने वो दौर देखा है जब भारत में बेटी बचाओ की बात होती थी। बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, कितना मुहिम चला, क्योंकि वो समय ऐसा था
जब लोग बेटियों को कोख में ही ख़त्म करने की जिद पे अड़े थे, फिर उसके बाद में हम अगले पड़ाव पे आए कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ से बेटी पढ़ाओ का सफ़र भारत ने कई सालों में तय किया कि लोगों की एक मानसिकता डेवलप हो कि बेटी को पढ़ाना है, उसको आगे लेके जाना है। और उसके बाद जो आज का फेज़ है वो है बेटी बचाओ से बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ से बेटी बढ़ाओ की ओर। कि आज भारत उस फेज़ में चला गया कि जब वो कहते हैं कि हमारी बेटी आगे बढ़नी चाहिए, हमारी बेटी को हर वो काम जो वो करना चाहती है, हर वो मुकाम जो वो पाना चाहती है, वहाँ तक पहुँचने का अधिकार है। आज भारत उस फेज़ में है जहाँ केवल हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात नहीं करते, हम बात करते हैं वुमेन लेड गवर्नमेंट की, वुमेन लेड डिसीजंस की, जहाँ महिलाओं को आगे रख करके देश निर्णय लेता है, जहाँ देश की वित्त मंत्री एक महिला देश का बजट प्रस्तुत करेगी, जहाँ राज्य में मुख्यमंत्री जैसा सबसे उच्च पद एक महिला को दिया जाता है। ऐसा सफ़र जो बहुत साल लगे भारत को तय करने में, 78 साल हमारे आज़ादी को हो गए, ये 78 साल लगे इस फेज़ में पहुंचने के लिए, पर यहाँ से आगे कहाँ देश को लेके जाना है, उस भूमिका को तय करने के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं। अभी 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस था और तब मैं प्रधानमंत्री जी को सुन रही थी, तो प्रधानमंत्री जी ने देश में बालिकाओं की शिक्षा, उनका कौशल विकास, उनकी स्वास्थ्य के ऊपर बहुत कंसर्न उनका जो रहता है, वो उन्होंने वहाँ पर भी कहा कि ये सब फील्ड में हमें काम करना पड़ेगा, तब हमारे देश की बेटियाँ आगे आ पाएंगी। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जब हम सच मायने में ये सोचें कि हमें क्या क्या करना है देश की महिला को संबल देने के लिए या देश की बेटी को आगे लेके जाने के लिए, तो मुझे ये महसूस होता है कि केवल कानून नहीं, समाज को भी ठीक करने की आवश्यकता है। जब हम एक और अपनी बेटी को ये समझाएं डूज एंड डोंट्स कि तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें घर कितने बजे वापस आना है, तुम्हें हर चीज़ हम उसको बताते हैं अपनी बेटी को कि तुम्हें ये करना है, तो हमें अपने बेटे को भी ये बताना ज़रूरी है कि तुम्हें क्या करना है और तुम्हें क्या नहीं करना है। उसे समझ में आनी चाहिए कि किसी महिला की, किसी लड़की की इज्जत ये आपका कोई उधार नहीं है या कोई आपकी ऐसी देनदारी नहीं कि आपने दे दिया तो बड़ा एहसान कर दिया। उसे समझ में आना चाहिए कि उस महिला का, उस बच्ची का अधिकार है जो तुम्हें देना ही होगा उसे सम्मान। अभी दिल्ली में एक हफ्ते पहले एक दुर्घटना हुई, एक 6 साल की बच्ची के साथ में गैंग रेप हुआ। 6 साल की बच्ची, और करने वाला कौन? 3 लड़के, एक 10 साल की उम्र का, एक 13 का और एक 14 का। आप सोचिए कि क्या समाज में ऐसे बेटे पैदा करने होंगे, ऐसे बेटे होने चाहिए घरों में? अगर आज उसका ये व्यवहार है तो उसका दोषी कौन है? क्या उसका परिवार इस चीज़ का दोषी नहीं है? ये समाज उस चीज़ का दोषी नहीं है कि उसके अंदर इस छोटी उम्र में ऐसी दुर्भावना है कि 6 साल की बच्ची के साथ में गैंग रेप होता है? ये एक पक्ष है समाज का। और दूसरा पक्ष, शादी होके एक लड़की ससुराल जाती है, वो आज साधारण महिला है, साधारण हाउसवाइफ है, वो जॉब करने वाली एक गृहिणी है, वो सरकारी नौकरी करने वाली है, या आप जैसी, हम जैसी उच्च पदों पे बैठी हुई वो सारी महिलाएं हैं। आप जरा खोज के देखिए कि क्या उनके साथ में दुर्व्यवहार खत्म हो गया? अब बताइए मुझे, क्या आपको नहीं लगता कि सफ़ेद पोश लोगों के इस समाज में भी महिलाओं के साथ घर पे दुर्व्यवहार हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है? उसे
उस महिला को जिसके पास सब कुछ है, अच्छी नौकरी है, अच्छी कमाई है, अच्छी इज्जत है, वो भी अपने घर परिवार में अपने पति से किसी ना किसी बात पे अपमानित होती रहती। कितने ही परिवारों में उसके साथ भी वायलेंस की घटनाएं हम रोज देखते हैं। अभी 3 दिन पहले एक महिला जो कि पुलिस कांस्टेबल थी, पति ने मार पिटाई की, झगड़ा किया, उसके सर पे मारा और मर गई वो लड़की। कारण परिवार ने कहा दहेज उस लड़के को चाहिए था। क्या आज भी, ये अभी की बात बता रही हूं मैं, 3 दिन पहले काजल नाम की वो लड़की कांस्टेबल, और उसका पति उसके सर पे वार करके झगड़े में उसको मारता है और वो ब्रेन डेड हो जाती है। वो काम करने वाली पुलिस की भर्ती अधिकारी लड़की की भी डोमेस्टिक वायलेंस में हत्या हो जाती है। अगर हम लोग यहाँ खड़े हैं तो हम सबका क्या काम है, क्या दायित्व है, ये सोचने वाला विषय। महिला आयोग वो शक्ति है, वो ज्योति है जिसकी ओर हर वो लेडी, वो महिला, वो लड़की आंख उठा के दिखती है कि शायद मुझे मदद, सबसे पहली मदद कहीं से मिलेगी तो ये महिला आयोग से मिलेगी। वो ये उम्मीद के साथ में हमारी ओर देखती है। तो हम सब लोग, हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी पहुंच उस लड़की तक बनानी पड़ेगी, उसको न्याय दिलवाना, उसको संबल देना, उसको एक कंफर्टेबल जोन में लेकर के आना, ये हमारा दायित्व है एक। और दूसरा कि ऐसी घटनाएं, ऐसी दुर्घटनाएं ना हो जिसकी चर्चा अभी विजया जी कर रही थी कि अलग अलग प्रांतों में जिस तरीके से आपने रोजगार के लिए काम किया, शिक्षा के लिए काम किया, आपने अलग अलग प्रोजेक्ट बना करके लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए काम किया, वो सब करने होंगे। क्योंकि आज कोई लड़की अपने परिवार में, अपने ससुराल में आज भी यदि पीड़ित होकर के भी पड़ी रहती है तो उसे पता होता है कि भी मैं जाऊंगी कहाँ, ना मेरे पेरेंट्स का घर, ना मेरी ये ससुराल, मैं जाऊंगी तो करूंगी क्या, ना मेरे लिए कोई रोजगार, ना मेरा कोई कमाई का साधन, मैं अपने बच्चों को पालूंगी कैसे। बहुत बड़ी मात्रा में देश में महिलाएं यही सोच के वो अपमान सहती रहती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उसके पास में साधन नहीं है। वो साधन उसको मिले ताकि सम्मान की जिंदगी वो जी सके, अन्याय को बर्दाश्त करना उसकी मजबूरी ना हो। वो साधन रोजगार से मिले, कौशल से मिले, शिक्षा से मिले, ये इसकी चिंता हम सबको करनी होगी। और तीसरा, समाज में जो शिक्षा हम देना चाहते हैं, ये जो बेटे बेटी का फ़र्क है, ये अधिकार और कर्तव्य की जो मंत्रणा है, ये हर एक को बतानी होगी, हर एक को सिखानी होगी। वो शिक्षा संस्थानों के माध्यम से, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स के माध्यम से, टॉक शो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें लोगों के बीच में इस बात को पहुंचाना पड़ेगा कि भाई अपनी बेटी का अगर आप ध्यान रखते हो तो अपने बेटे को समझाना भी हमारा ही काम है। वो समय चला गया जब कहते थे महिला महिला की दुश्मन है, वो नहीं है समय। महिला महिला की दोस्त है, उसकी साथी है, उसकी गार्जियन है, उसका हाथ पकड़ के वो उसको आगे बढ़ाने के लिए माध्यम है। ये बात आज समाज को समझ में आनी चाहिए, और उसको पढ़ाने का, उसको दिखाने का सबसे बड़ा माध्यम कुछ है तो ये हमारी महिला आयोग की टीम है, ये सदस्याएं हैं, ये अध्यक्षाएं हैं जो इस काम को करेंगी। तो देश के किसी भी कोने में कोई भी दुर्घटना होती है तो उसे मालूम है कि मेरी मदद करने के लिए कोई है जो यहाँ पहुँचेगी और मेरी मदद करेगी। इस बात के लिए हमें सोचना पड़ेगा। ये कोई एक फॉर्मल डेजिग्नेशन वो नहीं है कि ठीक है हम आए, हम कुर्सी पे बैठे, हमने 4 फाइलें साइन की और चले गए। किसी राज्य में कोई दुर्घटना पे हमारी विजिट हुई तो हमने सोचा कि चलिए एक माध्यम मिल गया कि 2 दिन हम बाहर हो करके आते हैं। नहीं, हमारे लिए एक बहुत बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो आप चेयरमैन की चेयर पे बैठी हैं
या मैं इस राज्य की मुख्यमंत्री के नाते यहाँ हूँ, चाहे हमारी विजया राहटकर जी राष्ट्रीय महिला आयोग देख ली, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है इस देश की आधी आबादी को न्याय दिलाने के लिए, उसको सम्मान दिलाने के लिए। ये हम सब की जिम्मेवारी है। यदि किसी आँख से आंसू बह रहा है तो दर्द हमारे सीने में होना चाहिए। ये हमारा एक कनेक्ट, इमोशनल कनेक्ट जो है वो हमारी राज्य की महिलाओं के साथ होना चाहिए। हमारी कनेक्टिविटी, हमारा उन सब से संवाद इतना गहरा होना चाहिए कि राज्य में कहीं भी कुछ भी दुर्घटना, घटना कुछ भी हो रहा है उसका ज्ञान हमें होना चाहिए। उसमें न्यायिक प्रक्रिया ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है, कहीं पे उसके साथ में कुछ गलत व्यवहार तो नहीं हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन की कहीं कमी तो नहीं है, पुलिसिंग का कहीं पे अभाव तो नहीं है। इन सब का ध्यान हमें रखना पड़ेगा क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी है। आज आप अपने अपने राज्यों से दिल्ली पधारी हैं और विजया जी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट से भी जब हमारी सारी महिला आयोग की अध्यक्षाएं यहाँ आई हैं तो बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। मुझे पता है अरुणाचल से जब आप चलती हैं, नागालैंड से जब आप चलती हैं, मणिपुर से चलती हैं तो बड़ा आपको ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचना पड़ता है। डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं होती, डायरेक्ट ट्रेन्स नहीं होती हैं। तो पर आपके मन में वो जज्बा है, आपके मन में वो तड़प है कि मेरी ये जिम्मेवारी को मुझे निभाना है। और महिला आयोग के 34 साल, दीदी 34 साल हुए, 34 साल का ये सफ़र, न जाने कितने ही ऐसे घटनाओं का ब्यौरा अपने अंदर लिए हुए चल रहा होगा जब न्यायमूर्ति के रूप में आप लोगों ने खड़े होकर के उस सिचुएशन से उस बहन को निकाला होगा, उसको न्याय दिलाने के लिए उसके साथ आप खड़ी रही होंगी और उसको जिस सेफ जोन तक लेके जाना है वहाँ तक आप उसे लेके गई होंगी। मुझे खुशी है कि सरकार इसमें बहुत अच्छे काम कर रही है। मोदी जी ने हम महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जो है, जो केवल सोच में ही था, कभी होता नहीं था। बड़े बड़े राजनीतिक दल जब आरक्षण की चर्चा होती थी तो पर्चा फाड़ के निकल जाते थे, नहीं 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 ये नहीं करने देंगे, बाकी कुछ ही होता रहे। मुझे खुशी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमें इस 33% आरक्षण यानी कि गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट का माध्यम दिया। मुझे खुशी है। और इसी तरीके से हर उस मुकाम पे वो हमें लेकर के गए जहाँ केवल कॉस्मेटिक पोस्टिंग नहीं, जहाँ एक्चुअल में निर्णय होते हैं वहाँ बिठाया गया। मैं तो अपना एग्जाम्पल जानती हूँ कि जब मैं मुख्यमंत्री के नाते मुझे ये दायित्व हुआ तो एक मीटिंग में मैं थी आदरणीय अमित शाह जी के साथ में, और वो दिल्ली राज्य की सुरक्षा व्यवस्थाओं का ही उसमें डिस्कशन चल रहा था। तो मैंने 2-3 विषयों पे कहा कि सर दिल्ली में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो एकदम से उन्होंने मुझे रोका कि मुख्यमंत्री जी अब ये सब काम करना आपकी जिम्मेवारी है, ये आप बताइए मत, अब आप कीजिए। तो मैं उस पल को आज तक महसूस करती हूँ कि जब उन्होंने मुझे रोक करके कहा कि अब आपको बताना नहीं है, अब आपको करना है। तो ये पोजीशन, ये स्टेटस आज हम महिलाओं को मिलना, देश की आधी आबादी को मिलना, क्योंकि मैं जब यहाँ खड़ी होती हूँ तो मुझे ये नहीं लगता कि केवल एक महिला जिसका नाम रेखा गुप्ता है वो मुख्यमंत्री बनी है। मुझे ये महसूस होता है कि देश की आधी आबादी, आधी पॉपुलेशन को यहाँ मेरे रूप में रिप्रेजेंटेशन मिला है, इसलिए मैं जो भी करती हूँ मेरे साथ में मेरी उन बहनों का सम्मान जुड़ा है, उन सभी बहनों का सम्मान जुड़ा है कि आज ये एक रेखा गुप्ता अच्छा काम करती है तो देश की आधी आबादी को उसका सम्मान मिलता है। आज मुझसे कोई गलती होती है तो उसको कहीं ना कहीं कटघरे में लाया जाता है। इसीलिए इसी तरीके से हम सबकी भी भूमिका है कि आज हम जहाँ हैं, आप अच्छा काम करती हैं, जब आप न्याय दिलाती हैं, लोगों की मदद करती हैं, उनको रास्ते दिखाती हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, तो आपको गिना जाता है कि आपने बहुत बेहतरीन काम किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग भी गर्व से आपका नाम लेता है, आपके एग्जाम्पल्स देता है बाकी राज्यों में जा कर के। और यही अगर हमसे कुछ चूक हो जाए तो हम स्वयं पे भी ये सोचते हैं कि ये हमें नहीं करना चाहिए था। तो आज मैं आप सबको
फिर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ और यही कहना चाहूँगी कि 3 पैरामीटर्स हैं जिस पे हमें काम करना होगा। एक तो महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा, दूसरा उनका आर्थिक सशक्तिकरण और तीसरा डिसीजन मेकिंग में, नेतृत्व में उनकी सहभागिता। इसके लिए हम सब मिलकर के काम करें, उन्हें आगे लेकर के जाएं। दिल्ली में भी हमने बहुत छोटे छोटे कुछ प्रयास किए हैं। जैसे दिल्ली में लेडीज़ जो है वो नाइट शिफ्ट में काम नहीं कर सकती थी, उन्हें परमिशन ही नहीं था। जब मुझे इस बात का ज्ञान हुआ तो मुझे कहा ये कैसे हो सकता है कि अगर कोई महिला काम करना चाहती है, यदि पुरुष को ये अधिकार है कि आप नाइट शिफ्ट में काम करें, तो महिला को क्यों नहीं? तो वो नाइट शिफ्ट में काम कर सके, इसका परमिशन आने के बाद में ऑफिशियली सरकार ने, हमारी सरकार ने दिया। हाँ, ये ज़रूर कहा कि उसके लिए एक सेफ्टी सिक्योरिटी का प्रावधान है, उसके लिए जो जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए, परंतु वो काम करना चाहती है तो वो काम कर सके, ये परमिशन हमारी सरकार ने आने के बाद दी। ऐसे ही जो गरीब मजदूर बहनें हैं, अब बड़ी नौकरी करने वाली, बड़े बिजनेस करने वाली तो अपने बच्चों को क्रच में छोड़ करके चली जाती है, पर वो मजदूर बहन यदि अपने रोज़गार पे जाती है, मजदूरी करने के लिए जाती है, वो अपने बच्चे को कहाँ छोड़ के जाए? इस सुविधा को देने के लिए दिल्ली सरकार ने 500 पालना केंद्र यानी कि क्रच सेंटर, जहां उसके बच्चे की देखभाल हो सके और वो नौकरी कर सके, ऐसे हमने पालना सेंटर बनाए। एक और बेहतर काम किया हमने दिल्ली में, 10 करोड़ रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन हमने दिल्ली की बहनों को देने का निर्णय लिया, ताकि वो चाहे अपना रोज़गार MSME अपना शुरू करके अपने पैरों पे खड़ी हो सके और एक आर्थिक स्वावलंबन की तरफ प्रोसीड कर सके। ऐसे ही सुरक्षा की दृष्टि से 10,000 नए कैमरेज जो कि बहुत ही अपडेटेड होंगे, उनको लगाने के हमने टेंडर किए हैं, और 1 लाख स्मार्ट LED लाइट जो कि सेंसर्ड युक्त होगी, जिसमें कि आपकी लाइट अगर ख़राब होती है तो सीधा कंट्रोल रूम में पता चलेगा कि इस एरिया की ये लाइट नहीं जल रही है, इसको ठीक करना चाहिए। और ऐसे ही हमने 53 नए जुडिशल पदों को स्वीकृति दी है, जिससे कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बन सके और ये जो हमारे महिलाओं से जुड़े हुए जो केसेस है उसको जल्द उसका निपटान हो सके। इसके लिए भी हमने दिल्ली में काम किया है। मैं आज आप सभी देश के अलग अलग राज्यों से आई हुई मेरी बहुत ही पावरफुल बहनों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने जो ये प्रोग्राम 2 दिन का है यहाँ पे, जहाँ पे लीगल अवेयरनेस, ग्रीवियंस रिड्रेसल और पॉलिसी कंसल्टेशन पे आप लोग चर्चा करेंगी और अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग पे आप लोग फ्रेमवर्क बनाएंगी, मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। और एक महिला होने के नाते भी मुझे लगता है कि देश की करोड़ों बेटियों में साहस और आत्मविश्वास हम शायद इन शब्दों के साथ उनमें जगा सकते हैं। हम सब को जो करना चाहिए कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। तो आप सब इसी इच्छा शक्ति के साथ में, इसी जोश के साथ में आप लोग महिला आयोग के कामों को आगे बढ़ाएंगी और देश की आधी आबादी, वो शक्ति जो देश के भविष्य के निर्धारण में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, उसको संभाल देंगे, उसे आगे लेके जाएंगे, उसे सुरक्षित और गरिमामयी भूमिका निभाने के लिए मौके देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।